खेल महाकुंभ 24 का आगाज। खेल मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा से किया शुभारंभ। गांव से प्रदेश तक के खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। उत्तराखंड में पीएमजीएसवाई योजना के तहत सड़कों से जुड़े गांव। पिछले 3 साल में 1481 किलोमीटर की 519 सड़कों का हुआ निर्माण। जौलीग्रांट हेलीपैड से बद्रीनाथ केदारनाथ की हेली सेवाएं 28 अक्टूबर से होंगी बंद। 1900 ने यात्रियों ने किए दर्शन। प्रदेश को विद्युत उपनल संविदा कर्मियों के नियमितकरण का प्रस्ताव भेजेगा यूपीसीएल। यूपीसीएल प्रबंधन ने दिया आश्वासन। साइबर हमले से बाहर निकलने की जद्दोजहद। उत्तराखंड में 50 घंटे से 90 सरकारी वेबसाइट और ऐप बंद। आज से होगा ट्रायल रन। उत्तराखंड के नौगांव में बारातियों को लेकर लौट रही जीप घाई में गिरी। 3 की मौत, 10 गंभीर रूप से घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर योजना पचवादून क्षेत्र में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते लाखों करोड़ों खर्च के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मामला विकासनगर तहसील क्षेत्र के कुंजा गांव का है, जहां पुरानी पेयजल लाइन के जगह जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल योजना से करीब 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से वाटर टैंक बनाकर ग्रामीणों के घरों तक पेयजल आपूर्ति की गई। मगर ताज्जुब की बात तो यह है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी यहां के ग्रामीण आज भी पेयजल आपूर्ति अक्सर बाधित रहने के कारण पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। हालात ये है कि गांव में लगी सोलर टंकियां भी महज शोपीस बन गई हैं, जिनमें ना तो पानी है और ना ही नल। ग्रामीणों और प्रधान प्रतिनिधि की माने तो विभाग और उसके ठेकेदारों की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग के कर्मचारियों और ठेकेदारों द्वारा नियमानुसार लोहे के पाइप की जगह प्लास्टिक के पाइप लगाए गए और ग्रामीणों के घरों में लगने वाले पाइप और नल तक के लिए उनसे रुपए वसूले गए, जिसकी शिकायत विभाग में करने के बाद भी उनकी सुध नहीं ली जा रही है। हमारी समस्या ये है जी, हमारे को सरकारी कनेक्शन तो हो गया, मगर उसमें क्या नाम ले पानी नहीं आ रहा। क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह है। इसमें पैप में 1 महीना करीब पानी आया। जब कनेक्शन हमारा हुआ तो 1 महीने पानी सही आया, उसके बाद पानी नहीं आ रहा। पता नहीं कचरा फंस गया, क्या हो गया, हम पानी से परेशान हैं। तो पुरानी लाइनें थी जो, उनको क्या किया गया? पुरानी लाइन नहीं थी जी, मेरे पास तो नया कनेक्शन हुआ जी। तो उसमें भी नहीं आ रहा पानी? उसमें नहीं आ रहा, उसी में तो 1 महीना करीब पानी आया है। मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी का इस विषय में कि मोदी जी ने इतनी अच्छी योजना बनाई, लेकिन धरातल पे जो संस्था है या ठेकेदार काम कर रहे हैं वो उसे धरातल पे ढंग से उतार नहीं पा रहे। समस्या यह है कि पिछले लगभग 6 वर्षों से मेरे ग्रामवासी ग्राम पंचायत में पानी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। कई बार हम गुहार लगा चुके, ठेकेदार को बुला लिया, मुआयना करा दिया, लेकिन कार्यवाही कोई नहीं हो रही है। ये जल जीवन मिशन के बारे में जो आपके द्वारा बताया गया है, इसमें विभागीय तौर पे एक जांच करवाई जाए कि जो कुंजा क्षेत्र है वहाँ पे जो इस मिशन के तहत जो कार्य हुआ था उसको एक बार विभागीय तौर पे चेक करवाया जाए। ग्रामीण ये भी कहना है कि उनसे सामान मंगाया गया है, पैसे भी लिए गए हैं। अभी विभागीय तौर पे एक बार उनसे वार्ता करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिटेल योजना बनी थी किस तरीके की बनी थी, क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए थे, इसका एक डिटेल मंगाना पड़ेगा। जैसे हमें प्राप्त होगा उसके बाद आगे की कार्रवाई। और अब खबर आपको सितारगंज से बता रहे हैं, जहां नवनियुक्त संगठन सुलभ शिक्षा अभियान के सदस्यों ने निवर्तमान चेयरमैन हरीश दुबे की अगुवाई में उपजिलाधिकारी रविंद्र जुवाढ़ा को ज्ञापन सौंपा। उसमें उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को बेसिक, उच्च तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा सरल व आसान तरीके से प्राप्त न होने के कारण छात्र शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं तथा कई छात्रों के अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए कर्ज में डूब रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि कई मेधावी छात्र छात्राएं मात्र धन के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे। उन्होंने वर्तमान सत्र का हवाला देते हुए बताया कि इसी सत्र में 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने वाले बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण स्कूल द्वारा निर्धारित महंगी फीस पूरी न देने के कारण उन पर देनदारी बाकी है, जिस कारण विद्यालयों द्वारा उनके 12वीं के अंक पत्र व स्थानांतरण प्रमाण पत्र
टीसी यानी नहीं दी जा रही है। ऐसे होनहार छात्र छात्राएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के बावजूद शिक्षा से वंचित होने की कगार पर हैं। संगठन ने उप जिलाधिकारी से ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं के अंक पत्र व स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलाने की मांग की है, जिससे ऐसे आर्थिक कमजोर परिवारों के बच्चों को धन के अभाव में अपनी आगे की शिक्षा छोड़ने को मजबूर न होना पड़े। एक हमने सुलभ शिक्षा अभियान करके आंदोलन छेड़ रखा है इस समय, और उसका हमारा उद्देश्य यह है कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, शिक्षा का इतना बाजारीकरण हो गया है कि शिक्षा बच्चों को आसान तरीके से सुलभ तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रही है। अभी वर्तमान में जो हमने एक ज्ञापन दिया है, बहुत ही जटिल एक समस्या है कि बहुत सारे ऐसे मेधावी छात्र जिनके 80%, 85% अंक आए हैं इंटर में, बावजूद उसके उनके पास धन के अभाव में, कोई टुक वाले का बच्चा है, कोई रिक्शे वाले का बच्चा है, कोई उसका मजदूर का बच्चा है, ऐसे बच्चों के धन के अभाव में क्या है कि जो ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं, ये उनकी टीसी और अंक पत्र उनके नहीं दे रहे, जिस कारण जो है उच्च शिक्षा में वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं विकासनगर की, जहां तहसील अल्लाहू अकबर और ला इल्ला इल्ला अल्लाह जैसे नारों से गूंज उठी तहसील परिसर में मुस्लिम संगठनों ने जुड़े लोग नारेबाजी करते दिखे, जो महंत रामगिरी के बाद गाजियाबाद में महंत यति नरसिंहादन नंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए बयानों से आक्रोशित हैं। तहसील परिसर में अपना आक्रोश प्रकट करते हुए तहसील प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि देश का माहौल खराब करने वाले महंत रामगिरी और महंत यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजकर ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए, ताकि देश की गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे। तहसील हम लोग आज यतीनानंद जो गाजियाबाद डासना में एक महंत के नाम से हैं, असामाजिक तत्व पाल रखा है सरकार ने उसको, तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे महामहिम राष्ट्रपति को, और उसने हमारे हजूर की शान में बहुत अभद्र टिप्पणियां की हैं। हमें बहुत दुख है और हमारे समाज में बहुत रोष है, बहुत तकलीफ है, और हम चाहते हैं कि इस ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के संज्ञान लें, और ऐसे जो समाज के अंदर बुराइयां फैलाने वाले लोग हैं, समाज के अंदर जो अपशब्द बोलने वाले लोग हैं, एक दूसरे के धर्मों पर कटाक्ष करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को तत्काल सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। चमोली जिले के गौचर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा नगरपालिका क्षेत्र की विभिन्न समस्या को लेकर, जिनमें स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण, स्टेडियम निर्माण, पेयजल की समस्या को लेकर पिछले 1.5 महीने से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मांगों को लेकर एसडीएम कर्णप्रयाग और जिलाधिकारी चमोली के साथ भी पूर्व में वार्ता हुई। रामलीला मंच से मुख्य बाजार में कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटौला ने उनको आश्वासन दिया कि विधानसभा में गौचर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सवाल रखा जाएगा। उनके आश्वासन के बाद आंदोलन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। लगातार 48 दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और ये दुखद पूर्ण रूप से मैं ये कह सकता हूं कि जब यहाँ का विधायक लगातार तीसरी बार विधानसभा गए हों और ऐसी स्थिति में गौचर मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे, ये दुखदपूर्ण घटना है। और कांग्रेस के तमाम लोगों को और स्थानीय लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लोग ये जागरूक होकर के इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। माननीय लखपत बुटौला जी जो बद्रीनाथ से अभी विधायक निर्वाचित हुए हैं, आपके आश्वासन पर और जिलाधिकारी चमोली के आश्वासन पर हमने इस धरने को फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। और चूंकि विधायक जी ने शासन स्तर की मांगों को लेकर के ये आश्वासन दिया है कि विधानसभा के अंदर या मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जो है एक शिष्टमंडल हमारे यहाँ से जाएगा, और इसी आश्वासन पर आज हमने माननीय विधायक जी का आश्वासन हमने धरना स्थगित किया है। और अब खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां लक्सर तहसील के रंजीतपुर रायघाटी गंगा नदी में
खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन कर चांदी काट रहे हैं। खनन माफिया गंगा नदी का तो सोना चीर कर ही रहे हैं, लेकिन किसानों के खेतों से भी खनन कर कितने की फसलों का खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। किसान द्वारा शिकायत लक्सर एसडीएम से की गई। एसडीएम ने लक्सर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने खनन के लिए अलग से माइनिंग विभाग है। हरिद्वार जिले में खनन पर रोक के बावजूद भी खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। लक्सर के रंजीतपुर रायघाटी गंगा नदी से खनन कर चांदी काम कर रहे हैं। खनन माफिया को पुलिस प्रशासन व तहसील प्रशासन की ओर माइनिंग विभाग का भी डर नहीं है। इतने विभाग खनन पर अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। दिन और रात गंगा नदी से अवैध खनन किया जा रहा है। हालांकि स्टॉक पर भी पोर्टल बंद होने के बाद धड़ल्ले से रेत खरीदा जा रहा है। यदि शिकायतकर्ता खनन को लेकर प्रशासन से शिकायत करते हैं तो उनके खिलाफ ही खनन माफिया दबंगई पर उतर आते हैं। रंजीतपुर रायघाटी के किस कर्मवीर ने लक्सर एसडीएम से खनन माफिया के खिलाफ शिकायत की है, जिस पर लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने लक्सर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। लक्सर तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। रायघाटी में 5 से 6 स्टॉक है और इन पर रात दिन खनन का कोई हिसाब नहीं। रात दिन ट्रैक्टर भी और बुग्गी भी जबरदस्त चल रही है। अगर इनका मैंने विरोध करा, मेरे खेत में से खनन कर रहे ट्रैक्टर वाले, तो मुझे पहला उन्होंने गाड़ी की रोक करी और मेरे साथ फिर मारपीट करी, जान से मारने की धमकी भी दी मुझे। मेरे पर कल की, परसों की और आज की 4 दिन की वीडियो मेरे पास मौजूद है। आपने भी मुझे अभी शायद कुछ देर पहले कुछ वीडियो भी भेजे थे जसपुर रंजीतपुर के, तो पटवारी को बोला है एक बार जांच कर लेंगे। थोड़ा पुलिस को भी बता दिया जाएगा भाई थोड़ा रात्रि गश्त जो है बढ़ा दें, क्योंकि पुलिस को थोड़ा सक्रिय रहेगी तो पुलिस को सक्रिय रहना जरूरी है। तो थोड़ा इन्फॉर्म को कर देंगे चौकी इंचार्ज को कि रात को, दिन में तो कोई बात नहीं, दिन में तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन रात को थोड़ा जो है चौकसी करें थोड़ा। हाँ, दिन में तो कोई बात नहीं, दिन में वो तो बंद, वो तो पटवारी को बोलती है बंद हो जाएगा। बढ़ते आगे खबरों में, पिथौरागढ़ से चलकर आर्मी की ओपी सूर्य समाधान की एक टीम चंपावत, टनकपुर, बनवास, खटीमा, नानक मत्ता से होते हुए एक्स आर्मी फौजियों से संवाद करने सितारगंज पहुंचे। वहीं एक्स आर्मी फौजियों ने पिथौरागढ़ से आई ओपी सूर्य समाधान टीम का स्वागत किया। आपको बता दें कि आर्मी की एक टीम रिटायर्ड हुए फौजियों के हालचाल और समस्याएं सुनने के लिए पिथौरागढ़ से हुए चंपावत, टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानक मत्ता, सितारगंज होते हुए रुद्रपुर में पहुंचेगी। साथ ही टीम द्वारा पिथौरागढ़ से रुद्रपुर के बीच पड़ने वाले विभिन्न शहरों में रह रहे रिटायर्ड फौजियों की समस्याओं को सुना। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उच्च अधिकारियों के समक्ष रखने की बात भी कही, ताकि रिटायर्ड फौजियों को किसी बात की समस्या ना हो। सर, पिथौरागढ़ से चले हैं और ये एक्सपीडिशन जो है रुद्रपुर तक जाएगा। रुद्रपुर से उनकी वापसी फिर पिथौरागढ़ की है और उनका मिशन यही है कि जो एक्स सर्विसमैन रिटायर हो चुके हैं उनका क्या हालचाल है, उनकी ज़िंदगी कैसी है और उनको कोई समस्या है तो उसका हल उनको ढूंढ करके उसका हल कराने के, गवर्नमेंट से अप्रोच करके तो उसको हल करने के लिए यही उनका मेन उद्देश्य है। ऐसे ये जो आज हमारी साइकिल एक्सपीडिशन आई थी, पिथौरागढ़ ब्रिगेड से ये लोग आए थे, चल करके वहाँ से चंपावत, टनकपुर, खटीमा, बनबसा, सितारगंज, किच्छा, रुद्रपुर तक उनका जो है पड़ाव है और वहाँ से वो वापस होंगे। और उनका जो मेन उद्देश्य वो ये है कि जो भी जिस ग्रुप के भी इंडियन आर्मी से जो भी जो है सैनिक जो है पूर्व सैनिक बन के आए हैं, जो विडोज हैं हमारी, जो वीर नारियाँ हैं, उनकी कोई समस्या है या कोई कॉमन पॉइंट है तो वो यहाँ से नोट करके ले जाएंगे और उसके बाद जो है वहाँ पर आगे फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के बाद वो बता देंगे कि वह ये समस्या है। रुक करते हैं अगली खबर का। पहाड़ी जिले अल्मोड़ा से उत्तराखंड से खेल महाकुंभ 2024 की शुरुआत अल्मोड़ा गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने हेमंती नंदन बहुगुणा स्थानीय स्टेडियम में मशाल जलाकर खेल महाकुंभ की शुरुआत की। अल्मोड़ा में आज न्याय पंचायत स्तर की प्रतियोगिताओं से खेल महाकुंभ का आगाज अत्याड़ी न्याय पंचायत से हुआ। खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, टेबल टेनिस, कराटे, बास्केटबॉल, योगासन,
और हैंडबॉल, मलखंभ, हॉकी और मुर्गा झपट जैसी खेलों में खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। आयोजन ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक होगा। न्याय पंचायत के बाद ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर में प्रतियोगिता खेली जाएगी। समापन 31 जनवरी 2025 को होगा। 2024 का खेल महाकुंभ आज नवरात्रि के दूसरे दिन से प्रारंभ अपने इस गोली देवता के पवित्र भूमि अल्मोड़ा से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। निश्चित रूप से यह एक न्याय पंचायत स्तर पर इसके जैसा आगाज़ आप देख रहे हैं, वो हर न्याय पंचायत स्तर से यही आगाज़ के साथ में शुरुआत जो है खेल महाकुंभ के रूप में आज हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे गांव के कोने कोने में यानी कि तोक में भी बसने वाले हमारे ऐसे बच्चे जो खेल की प्रतिभा रखते हों, उन्हें न्याय पंचायत स्तर पर प्रतिभाग करते हुए कल को ब्लॉक स्तर पर, परसों को जो है आपके जिले स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर जो है खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का सुनहरा अवसर मिलता है। निश्चित रूप से इन अवसर के माध्यम से हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से मैं कह सकती हूँ कि अपना नाम भी, अपना काम भी और अपना दाम भी और निश्चित रूप से भविष्य खेल को खिलाड़ी के रूप में या अपने करियर के रूप में जो है वो उसको आगे ले जा सकते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत जो है हमारे इस खत्याड़ी न्याय पंचायत से जो है आज इसकी शुरुआत पूरे प्रदेश भर के लिए कर दी गई। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। देवभूमि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर जहां पर्वतीय क्षेत्रों में तीमारदार मरीजों को कंधे पर अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ की कमी परेशानी को और बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, अस्पतालों में मौजूद स्टाफ ना तो समय पर अस्पताल पहुंच रहा है और ना ही शाम को सेवाएं दी जा रही हैं। पहाड़ों में तो ये स्थिति और भी ज्यादा विकट है। खुद पौड़ी जिलाधिकारी के निरीक्षण में ये समस्या सामने आई। पौड़ी जिलाधिकारी आशीष चौहान जब थैडीसरैंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अस्पताल के कर्मचारी पूरे अस्पताल को बंद कर घर चले गए। इस दौरान ना तो चौकीदार मिला और ना ही एक भी कर्मचारी। स्थिति ये है कि जिलाधिकारी को खुद ही अस्पताल का गेट खोलना पड़ा। वहीं ये समस्या पहाड़ों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। दरअसल देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल अचानक ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय पहुंच गए, जहां उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को नदारद पाया। इससे थी कि अस्पताल में 5 से 6 विशेषज्ञ डॉक्टर होने के बावजूद भी किसी एक विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिला। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली कम नहीं हो रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। पौड़ी और देहरादून के जिलाधिकारी के निरीक्षण में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली है। बता दें कि पौड़ी जिले के जिलाधिकारी आशीष चौहान जब थैलीसैंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अस्पताल के कर्मचारी पूरे अस्पताल को बंद कर घर चले गए हैं। इस दौरान ना तो चौकीदार मिला और ना ही एक भी कर्मचारी मिला। स्थिति ये हुई कि जिलाधिकारी को खुद ही अस्पताल का गेट खोलना पड़ा है। वहीं जब देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल अचानक ऋषिकेश से राजकीय चिकित्सालय पहुंचे तो उन्होंने कर्मचारी अधिकारियों को नदारद पाया। स्थिति ये थी कि अस्पताल में 5 से 6 विशेषज्ञ डॉक्टर होने के बाद भी एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिला, जिसके बाद जिलाधिकारी ने गैर हाजिर अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में और इस क्षेत्र में जो है उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो बहाल किए जा रहे हैं, लेकिन उन स्वास्थ्य सेवाओं के बहाल होने के बावजूद जो जिलाधिकारी पौड़ी के औचक निरीक्षण में जो कमियां देखने को मिली वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कमियां हैं और इस प्रकार की कमियां नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि जिले का एक प्रथम व्यक्ति कानूनी हिसाब से अगर क्षेत्र में आ रहा है और उसकी सूचना सभी विभागों को संबंधित जो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है उनके प्रभारी हो या डॉक्टर्स हो तो भी सूचना रही होगी और उसके बावजूद भी यदि अगर वो अपने कार्य के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं दिए, सजग नहीं दिखाई दिए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और मेरा मानना यह है कि अगर यदि उनके द्वारा कमियां देखी गई हैं तो उच्च स्तरीय अधिकारियों को जो है संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही एक कमी यहाँ पर बड़ी दिखने को बहुत टाइम से मिली है कि जो यहाँ पर प्रभारी हैं उनको डीडीओ पावर जो होती है पूर्ण रूप से नहीं दी गई है। जैसा कि कुछ समय पहले खाद्य पदार्थों को लेकर के मेरे द्वारा एक निरीक्षण किया गया था, तो ये रूटीन निरीक्षण का एक पार्ट था और आपातकालीन सेवाओं में जो लापरवाही
दृश्य है वहाँ पे सही है मेरे अपने इंस्पेक्शन में, तो उसमें मेरे द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए थलीसैंड के जो स्टाफ है विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मेरे द्वारा टीमों को निर्देशित किया गया, जिसमें एक भी मेडिकल टीम में से या फिर आपका जो नर्सिंग स्टाफ और अन्य हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के जो लोग हैं उनमें से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। इस संबंध इसे सख्ती से ही देखा जाएगा। किया है इस वक्त मैं फर्स्ट सरप्राइज विजिट टू हॉस्पिटल, और जो मैंने ऑब्जर्व किया है आई एम गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द हियरिंग ऑफिशियल्स, और यहाँ पे एक्शन पश्चात यहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। हमारे जितने भी इनके रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी इनके बजट शीट्स हैं, ड्यूटी चार्ट्स हैं, उनको सबको आज सीज कर दिया गया है। आगे हमारी तहसील में विस्तृत मीटिंग शेड्यूल्ड है, वहाँ पे इनको कॉल किया गया अलॉन्ग विद सीएमओ, देन वी विल प्लान आउट फर्दर स्टेप्स। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक और जहां भौगोलिक परिस्थितियां मरीजों और तीमारदारों के सामने बड़ी चुनौती हैं, तो उससे भी ज्यादा अस्पतालों में स्टाफ की कमी और अस्पतालों से गायब मेडिकल स्टाफ समस्या को और बढ़ा रहे हैं। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में पहले से काफी अच्छी स्थिति है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल में राज्य में 2 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं। वहीं राज्य में अब स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। देखिए, मैंने कहा नहीं आपको कि यहाँ पे अभी लगभग 3000 लोग पर डे आते हैं हमारे, तो उसके लिए एक नई बिल्डिंग भी बन रही है, लगभग 10 मंजिल बिल्डिंग बन रही है, तो हमारी ओपीडी भी वहाँ पे हो जाएगी, ठीक हो गया, आईपीडी की व्यवस्था वहाँ पे हो जाएगी, कई विभागों का हम वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। एक यहाँ पे दिक्कत यह है कि पार्किंग की दिक्कत है, तो 2 मंजिला उसको हम अलग से पार्किंग भी कर रहे हैं, एक कैंटीन की व्यवस्था भी अलग से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें अब यहाँ पे ठीक हो जाए। मुख्यमंत्री का दावा तो यहीं पर विफल हो जाता है कि पौड़ी में प्राण पानी गांव है। आपने देखा होगा किस तरीके से डंडी कंडी में प्रसव वाली महिला को लाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं इस प्रदेश की। आप धारचूला में देखो, गरारी से पार कर रहे हैं, पुल नहीं है। आप थराली वाली बेल्ट में चले जाओ, क्या स्थिति है। आप उत्तरकाशी वाली मुगरी, पुरोला, बड़कोट यहाँ चले जाओ, क्या स्थिति है स्वास्थ्य। आप दूर मत जाओ, यहीं दून अस्पताल में देख लो कितनी बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं। फैकल्टी पूरी नहीं है, स्टाफ नहीं है, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन तो दूर रहा। जिला अस्पतालों की स्थिति के लिए पिथौरागढ़ की कितनी बदहाल सेवा है, ये तो मुख्यमंत्री जी नहीं देखा। एक कॉलेज अपने 10 साल के शासनकाल में नहीं खुल पाए। देश में एक टारगेट लिया गया है कि हम हर जिले में एक, और हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि हम जब सीटें बढ़ा रहे हैं तो सीटें बढ़ाने का मतलब आपको डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं। आज प्रदेश की जो समस्या है हेल्थ सेक्टर में, जो हमें सब दिक्कतें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि हमारे पास दक्ष चिकित्सक नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है प्रॉपर। तो उन डॉक्टर्स की संख्या, अगर हमारे ज्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो ज्यादा डॉक्टर हमको उपलब्ध हो पाएंगे, तो आने वाले समय में जो दिक्कतें हमारे सामने हेल्थ सेक्टर है उसका भी समाधान हो पाएगा। हमको पहाड़ों पर नौजवान बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर जाएंगे और वहाँ के लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो एक बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार था, आज धीरे धीरे हम उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। एम्स की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल सीटें जगह जगह बढ़ रही हैं, पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि हम पूरे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। कुल मिलाकर राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हालांकि सरकार पहले से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होने का दावा तो कर रही है, लेकिन खुद सरकार के दावों की पोल जिलाधिकारी के निरीक्षण में खुल गई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकारी कर्मचारी तमाम सुविधाओं के बाद भी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों राज्य के कर्मचारियों को कार्रवाई का डर नहीं है। देखना होगा कब तक राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।